वो साफ कुशादा और तवील सड़क पे बने एक खूबसूरत बंगले के सामने गाड़ी रोके हुए था। एक नजर ही साहिबे अमारत के ज़ौक की अक्कासी करने के लिए काफी थी। वो सिर्फ बड़ी अम्मी की ख्वाहिश पे यहाँ आया था, और उसके यहाँ आने का फैसला मुस्तकबिल में क्या रंग दिखाएगा, इस बात से वो मुकम्मल अनजान था। मुज्तबा ने बहुत अरसा पहले उसे अपने घर का पता दिया था, लेकिन उसके कदमों ने कभी उस जानिब रुख नहीं किया और ना कभी यहाँ आने का सोचा था। आज बड़ी अम्मी की खातिर वो इस रिश्ते का सामना करने वाला था, जिससे ना सिर्फ नाम की हद तक आगाही थी। वो सारे मुमकिना और नामुमकिना हालात का सोचते हुए गाड़ी से नीचे उतर आया। दरवाजे के साथ ही लगा घंटे का बटन दबाते हुए इंतजार करने लगा। रुकैया जुबैर अहमद से होने वाली मुलाकात उसकी सोचों पे मुकम्मल तौर पर हावी थी। बड़ी अम्मी ने उसके स्पुर्द बहुत बड़ा काम कर दिया था। दो खानदानों को जोड़ने की एक कोशिश उसके कंधों पे आन पड़ी थी। दरवाजे के करीब कदमों की आवाज सुनकर उसने सारी सोचों को पसे पुष्ट डाला और मुकम्मल तवज्जो खुलते हुए दरवाजे की जानिब मरकूज कर ली। जी, कौन? किससे मिलना है? दरवाजा खोलने वाली एक औरत थी। अंदाजो बयां से ये जानने में लम्हा नहीं लगा कि वो मुलाजमा थी। मुझे रुकैया जुबैर अहमद से मिलना है। वो अपनी बेसाख्तगी पे खुद ही हैरान हुआ कि वो किसी मर्द का नाम भी ले सकता था, लेकिन शायद ये उसके दिली जज्बात की आकाशी थी, ये खून की कशिश थी। आप कौन हैं जी? वो तवक्का कर रहा था फौरन से पहले उसे अंदर ले जाया जाएगा, लेकिन इस सवाल पे जी भर के बदमजा हुआ। मैं अब्दुल वदूद चट्ठा हूँ, उसने अपनी अजली बेनियाजी से तारुफ करवाया। मैं तो ऐसे किसी नाम वाले को नहीं जानती। तुम उन्हें जाकर बताओगी या मैं खुद अंदर चला जाऊं? एक मुलाजमा का उससे यूं सवाल जवाब करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो अपने लिए सब दरवाजे खुले देखने का आदी था। वो जी, वो लोग घर नहीं हैं। उसके लहजे की करख्तगी थी या आंखों की सख्ती कि सबीहा की जुबान लड़खड़ा गई। अब्दुल वदूद को इस जवाब की तवक्का नहीं थी। उसके सोचे गए हर मुमकिना जवाब में ये कहीं दर्ज नहीं था कि मुलाकात नहीं हो सकेगी। वो नाराजगी, खुफगी, गुस्सा, लड़ाई, हर तरह की सूरत हाल सोच चुका था, लेकिन वो आपस में मिल नहीं पाएंगे ये उसने वहमो गुमान में नहीं था। कब तक वापस आएंगे? उसे अपनी गलती का अंदाजा हुआ। उसे चाहिए था मुज्तबा को बता कर आता। यूं मुंह उठाकर किसी के घर आ जाना कतन मुनासिब नहीं था। पता नहीं जी। सबीहा को इस इंसान से खौफ आने लगा था। उसने भला ऐसे मेहमान कब देखे थे जो बिना बताए आए और फिर सर चढ़ने की कोशिश करे। देखो, मैं उनका करीबी अजीज हूँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी मिलना है, इसलिए जो पूछ रहा हूँ वो बता दो। उसे हर हाल में उनसे मिलना था, इसीलिए अब नरम लहजे में बोला, क्योंकि मुलाजमा के खौफ का अंदाजा उसे हो गया था। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कब तक आएंगे। वो शहर में नहीं है, वरना मैं आपको बैठा लेती। उसके नरम लहजे के बाइस तफसीली जवाब आया। कहाँ गए हैं? पीर शाह में उर्स है, वहां गए हैं। मुलाजमा के जवाब ने उसे मजीद परेशान कर दिया था। वो जितनी जल्दी मिलना चाह रहा था, आसार उतनी ही ताखीर बता रहे थे। उसने शुक्र किया कि वो बड़ी अम्मी को बताकर नहीं आया, वरना उन्हें इंतजार की कोफत उठानी पड़ती। मैं जाऊं जी? मुलाजमा की आवाज ने उसको सोचों के भंवर से निकाला। उसने इस बात में सर हिलाया और वापस गाड़ी की समत चल दिया। वो मुज्तबा को फोन नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो पैगाम वो यहाँ लाया था वो हर तरह की फर्मा बरदारी के बावजूद खुद से मुज्तबा से कहने की हिम्मत नहीं कर सका। बड़ी अम्मी ने मुज्तबा की राय जानने का कहा था, लेकिन वो खुद में इतना हौसला नहीं ला सका कि अपनी बहन को खुद किसी के सामने पेश करे। उसने ये हल निकाला कि वो रुकैया जुबैर अहमद से मिले और उन्हें बड़ी अम्मी की ख्वाहिश के मुतल्लक बताए। वो सफेद हवेली की बेटी थी और वहाँ की दूसरी बेटी की इज्जत करना और करवाना हर तरह से जानती होंगी। बड़ी अम्मी की तबीयत खराबी ने उसकी सारी तदबीरों का खात्मा कर दिया था। उसने एक लंबा सांस लिया और मोबाइल में मुज्तबा का नंबर निकालने लगा।
गीली भीगी शाम में ब्रिटिश एयरवेज का त्यारा लाहौर की फिजा में गोल चक्कर लगाते हुए तारकोल सड़क पे उतर आया था। बारिश के बाद मौसम की हिद्दत में नुमाया कमी आ गई थी। वो कई लम्हे शीशे के पार नजर आते आसमान पे नजरें टकाए अपनी निशस्त पे बैठी रही। नन्ही बूंदों की जमीन बोसी, कोसो कजा के खुशनुमा रंग, बादलों का मुख्तलिफ अशकाल में ढलना कुछ भी उसे मुतासिर नहीं कर पाया था। जहाज तकरीबन आधा खाली हो चुका तो उसने एक ठंडी सांस ली, बैग को कंधे पे टकाया और निशिस्त से उठ खड़ी हुई। हवाई मेजबानी की रस्मी मुस्कुराहट को खाली नजरों से देखती जहाज से बाहर निकल आई। सफर का आगाज करते हुए भी उसके जहन में सोचों का अंबार था और कई घंटे बाद मंजिल पे पहुंचकर भी सोचें दामनगीर थी। वो हजार कोशिश के बावजूद भी इस एहसास से नहीं निकल पा रही थी कि इस दुनिया में अरबों इंसानों के बावजूद बिल्कुल अकेली थी। अपनी ट्रॉली में 2 बैग रखे गुज़श्ता साकत अंदाज में इंतजार गाह में चली आई। वहां हर तरफ खुशियों गमी का खूबसूरत इम्तजाज नजर आ रहा था। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे और किसी की आंखों में जुदाई हलकोरे ले रही थी। इस गहमा गहमी वाली जगह में भी वो अकेली खड़ी थी। उसे चंद साल पहले का वो मंजर याद आया जब इसी जगह उसके आने की खुशी में डैड एक खूबसूरत गुलदस्ता हाथों में लिए खड़े थे और उससे भरकर उनके लबों की मुस्कुराहट सफर की सारी थकान लम्हों में खत्म कर गई। वो कई साल बाद दोबारा आई थी लेकिन उसके इस्तकबाल के लिए कोई मौजूद नहीं था। डैड को उस दिन का शिद्दत से इंतजार था कि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करके आए और उनके साथ मिलकर काम करे। कितनी ही बार वो उससे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे और अब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आई और कभी ना भूलने वाला अलमिया भी साथ ले आई। वो अपने डैड को अपने हाथों परदेश की मिट्टी के सुपुर्द कर आई थी। वो रिश्तों के मामले में शुरू से कम मायगी का शिकार रही थी। अपनी माँ उसने तब खो दी जब वो 2 पोनियां किए स्कूल के बड़े से लॉन में खेलना पढ़ने से ज्यादा पसंद किया करती थी। एक हल्की सी छवि और ढेर तस्वीरों के अलावा उसके पास माँ की कोई याद नहीं थी। उसकी जिंदगी एक नुक्ते के गिर्द घूमती थी और वो शौकत हुसैन थे। अपने इकलौते वजूद से उसे सब रिश्तों का प्यार देते। उन्होंने अपनी जिंदगी तन्हाइयों के सुपुर्द कर दी थी। उसने अक्सर डैड के सर्कल में लोगों को उन्हें शादी का मशवरा देते देखा और ये मशवरा उसे कभी पसंद नहीं आया। और ये भी सच था कि इन चंद दिनों से पहले उसे तन्हाई के मफहूम से आगाही भी नहीं थी। इसका आगे बढ़ता एक एक कदम माजी की खिड़कियां खोलता जा रहा था। मैडम, टैक्सी। गाड़ी के शीशे से झांकते शख्स की आवाज पे उसकी सोचों का हिसार टूटा था। उसके इस बात में सर हिलाते ही ड्राइवर नीचे उतर आया और उसकी ट्रॉली से बैग उठाते हुए डिक्की में रखने लगा। मैं ज़ारा हुसैन। वो गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि अजनबी पुकार ने उसे हैरान कर दिया। वो चौंक कर आवाज के माखज की जानिब मुड़ी थी। जी, आप कौन? वो इस इंसान को बिल्कुल नहीं पहचानी थी। एक अनजान शख्स यूं मुकम्मल नाम के साथ पुकार रहा था तो हैरान होना बनता था। मैं नबील दौरानी हूँ, दूसरी जानिब से तारुफ करवाया गया। इस तारुफ पे वो सर हिला के रह गई। 2 नाम उसने बीमारी के दिनों में डैड के मुंह से कई बार सुने थे, सो ये नाम वो कभी नहीं भूल सकती थी। डैड एक जहांदीदा इंसान थे और अगर वो किसी पे अंधा एतमाद करते थे तो वो उनके एतमाद पे कभी शक नहीं कर सकती थी। आप यहाँ कैसे? उसकी यहाँ आमद पे वाकई हैरान थी। मुझे आपकी आमद की इतला मिली थी। सर होते तो इस वक्त वो यहाँ जरूर होते, इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि आप यहाँ आए और सामने आपको कोई एक भी शनासा नजर ना आए। वो नाम से पहचान लेने पे हैरान जरूर हुआ लेकिन इजहार नहीं किया था। शौकत हुसैन के बंगले में ज़ारा हुसैन की दीवार गिर तस्वीर आवेज़ां थी, वगरना वो मुकाबिल खड़ी लड़की को कभी ना पहचान पाता। उसने तफसीली जवाब पे सिर्फ सर हिलाया। नबील ड्राइवर से माजरत करता हुआ उसका सामान पकड़े आगे बढ़ गया। वो भी उसकी पैरवी में आगे बढ़ गई।
اس کے بعد سارا سفر خاموشی کی نظر ہوا۔ وہ اداس نگاہوں سے ہم سفر راستوں کو دیکھتی رہی۔ سب راستے منظر اس حد تک بدل چکے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ موسم کی خوبصورتی بھی اس کے مزاج پہ خوشگوار اثر نہیں چھوڑ سکی تھی۔ گاڑی مطلوبہ مقام پہ رکی تو اس نے چونک کر اپنی منزل کو دیکھا۔ یہ وہ گھر جہاں اس نے زندگی کے کئی خوشگوار سال گزارے۔ اس لمحے اس کی دیواروں سے شناسائی کا تعلق ختم ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت کس تیز رفتاری سے گزرا تھا، اس کا احساس اسے ان گزرتے لمحوں میں بڑی شدت سے ہوا۔ ہمیں آپ کی اتنی جلدی آمد کی امید نہیں تھی، اس لیے سامان سیٹ نہیں کیا گیا۔ عقیل کے علاوہ سب ملازم بھی فارغ کر دیے گئے تھے۔ اب یہاں کا سارا انتظام آپ کے حوالے ہے۔ کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ وہ ہال میں کھڑی گھر کا سرسری جائزہ لے رہی تھی کہ نبیل نے اسے ساری معلومات فراہم کرنا ضروری خیال کیا۔ آپ کا اس سب تعاون کے لیے بہت شکریہ۔ وہ اس کی تفصیلی بات کا مختصر سا جواب دیتے ہوئے کونے میں رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ عقیل بھاگم بھاگ پانی کے بھرے گلاس لے آیا تھا۔ یہاں تمہارے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے؟ وہ دکھی تھی۔ اس کی ذات بکھری ہوئی تھی، لیکن کئی سالوں بعد لوٹنے کے باعث یہ جگہ اسے انجان لگ رہی تھی۔ وہ اپنا وقت غم منانے میں ضائع کر کے کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتی تھی، سو اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی۔ نہیں جی، میں اکیلا ہی ہوں، عقیل نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ مجھے جلد از جلد ملازمہ چاہیے، اس لیے یہاں کا جو بھی طریقہ کار ہے اسے استعمال کرو۔ وہ صرف عقیل سے مخاطب تھی اور اس کے تیور نبیل دورانی کے لیے نظر اندازی لیے ہوئے تھے۔ عقیل، تمہاری ایک بیوہ بہن ہے نا جس کے لیے تم پریشان رہتے ہو، تم اسے یہاں کیوں نہیں بلا لیتے؟ زارا حسین کا رویہ ناقابل برداشت ضرور تھا، لیکن ان کے درمیان تعلق کی بنیاد شوکت حسین تھے۔ وہ اپنے محسن کی اکلوتی اولاد کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کا دخل زارا حسین کو قطعاً پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار منہ سے نہیں کر سکی، لیکن انداز سب کہہ دینے کے لیے کافی تھے۔ اگر بی بی جی اجازت دیں تو میں انہیں بلا لوں گا۔ عقیل اجازت طلب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ بی بی جی اور اس ٹائپ کے الفاظ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ تم مجھے زارا میم کہہ سکتے ہو۔ ویسے تمہاری بہن کب تک یہاں پہنچ سکتی ہے؟ چاروں ناچار اسے نبیل کا مشورہ ماننا پڑا تھا۔ میں ابھی انہیں فون کروں گا تو کل صبح تک پہنچ جائے گی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ تو پھر کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ اسے فون کرو۔ اس کے کہتے ہی عقیل وہاں سے عجلت میں نکل گیا۔ ابھی میرے پاس پاکستانی کرنسی نہیں ہے، لیکن بہت جلد آپ کو آج کے کام کی پیمنٹ مل جائے گی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کب سے ایک نگران کی طرح اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اس کا انداز زارا کو کوفت زدہ کر رہا تھا۔ اس کے اب تک یہاں موجود ہونے کی یہی ایک وجہ سمجھ آئی، سو کہنے میں لمحے کی تاخیر نہیں کی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ دیکھیے، آپ کو جتنی پیمنٹ چاہیے ہوگی اتنی ہی ملے گی، آپ بے فکر ہو کر جا سکتے ہیں۔ وہ انسان اب اسے زچ کر رہا تھا۔ آپ کو اس وقت آرام کی شدید ضرورت ہے۔ میں عقیل کو کہے جاتا ہوں آپ کے لیے کمرہ سیٹ کر دے، اور ہاں، مکمل نیند لیجیے گا ورنہ آپ کو مشکل ہوگی۔ اس سے زیادہ عزت افزائی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سو چاہتے ہوئے بھی سخت الفاظ کو زبان کی نوک سے بامشکل ادا ہونے سے روکا اور لمحے کی تاخیر کی بنا وہاں سے نکل گیا۔ اب زارا حسین حیران تاثرات لیے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ کو نہ جانے اس میں کیا نظر آتا تھا، اس کی باتوں میں کہاں سے مزہ جھلکتا ہے، البتہ سڑیل پن ضرور ہے۔ وہ جا چکا تھا، اس لیے وہ دبی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ ایک طویل سفر کے بعد ایسے منحوس انسان دیکھنا اور پھر ان کی عجیب و غریب باتیں برداشت اس کو مزید تھکا گیا۔ وہ عقیل کا انتظار کیے بنا خود کمرے کی تلاش میں آگے بڑھ گئی۔ تو نہ سمجھے گا یہ بات بھی ہو سکتی ہے، قتل پل پل میں میری ذات بھی ہو سکتی ہے، داغ حسرت میرے دامن سے مٹانے کے لیے میری ان آنکھوں سے برسات بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں پوشاک فقیری میں بھی آ سکتا ہوں، میرے کاسے میں تیری ذات بھی ہو سکتی ہے۔ وہ شدت کی سردی اور بارش کو نظر انداز کیے اس وقت اذلان کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ چکا تھا
और उससे फासले की ख्वाहिशमंद थी। इस सारे मामले में मुकम्मल गौर करना चाहती थी और यूं बार बार मिलना उसके फैसले पे असर अंदाज हो सकता था। वो अपने फैसले पे कायम नहीं रह सकी और वजह अजलान के मुसलसल आने वाले मैसेजेस और कॉल्स थी। उसकी सरकशी इन चंद दिनों में इस हद तक बढ़ गई कि लामिया बौखला कर रह गई थी। उससे फासलों की सब कोशिशें बेकार गई थी। वो अपनी खराबी तबीयत के बावजूद खुद मिलने आने का कह रहा था और उसी एक धमकी ने लामिया को एक अरसे बाद तैयबा हैदर शाह के घर सामने ला खड़ा किया था। दरवाजा खुलने तक वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजा खुला। तैयबा हैदर शाह उसे देखकर हैरान हुई थी। अरे खड़ी क्यों हो, जल्दी से अंदर आओ। ऐसी तेज बारिश में आने की क्या जरूरत थी। यकीनन अजलान ने तंग किया होगा। उनके लहजे में माजी की झलक तक नहीं थी जिसने काफी हद तक लामिया को पुरसुकून किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे यहाँ नजदीक ही एक काम था तो सोचा यहाँ भी चक्कर लगा लूं। उसने झूठ बोलने की कोशिश की लेकिन पुप्पो का चेहरा देखकर नाकामी का वाजिया यकीन हो गया। तुम अजलान के कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। उनके वहां से जाते ही उसने अपनी छतरी बंद करके एक कोने में रखी और खुद सीढ़ियां चढ़ आई। वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। एक चुटकी काटना जरा। बिस्तर पे नीम दराज, शरारत भरी आंखें, हाथ उसकी तरफ बढ़ाए मुस्कुरा रहा था। चुटकी क्यों? जान से ना मार दूं तुम्हें। इन चंद दिनों में उसके रंग ढंग ही बदल चुके थे और ये देखकर लामिया काफी हैरान थी। मरे हुए को मजीद क्या मारोगी? वो पुरशौक निगाहों से सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। चेहरे पे पानी की बूंदें और शर्म का गलाल खूबसूरत इम्तजाज लिए हुए था। अजलान, मैं बता रही हूँ, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। उसके जैकेट उतारते हाथ रुक चुके थे और वो धमकी अमेज अंदाज से उसे देख रही थी। अच्छा अच्छा, ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। वो उसके तासुरात से जान गया था कि वो यहाँ से भागने में लम्हा नहीं लगाएगी, इसलिए दिल में मचलते जज्बात सुलाने में ही आफियत समझी। मुझे लगता है सिडनी के डॉक्टर पागल हो चुके हैं, तुम्हें अभी इलाज की जरूरत थी। ना जाने घर क्यों भेज दिया। उसके सर पे बंधी मरहम पट्टी देखकर उसने अपना ख्याल जाहिर किया और शायद मौजू बदलना भी दरकार था। मैंने पूछा था उन्हें। क्या? उसके करीब रखे सोफे पे बैठती हुई मुकम्मल मुतवज्जा हुई। यही, मुझे घर क्यों भेज रहे हो, अभी मुझे इलाज की जरूरत है। वाकई तुमने ये पूछा? उसकी अपने लिए इतनी फिक्रमंदी लामिया को हजम नहीं हुई, लेकिन उसकी संजीदगी पे यकीन करना पड़ा। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी डॉक्टर की जरूरत है जिसकी आंखों में शहद रंग हलकोरे ले रहा हो, जो अपनी कुर्बत से मेरा सारा दर्द चुन ले, जिसके हाथों की नरमाहट में मेरे लिए शफा ही शफा हो, जो मुस्कुराए तो सारे मंजर हसीन लगे, जो रोए तो आसमान के साथ जमीन के आंसू उबल पड़े। वो बात के इख्तिताम तक उसकी जानिब झुक आया था। उसकी शहद रंग आंखों में उतरते हया के रंग वो बहुत करीब से देख पा रहा था। अजलान, उसका नाम लेने के सिवा कुछ भी तो नहीं बोल पाई। तुमने ऐसी डॉक्टर कहीं देखी है? वो पीछे होता हुआ फौरन से बात बदल गया। लामिया को गौर करने पे भी उसके चेहरे पे संजीदगी की सिवा कुछ नजर नहीं आया। ये इतना बड़ा ड्रामा बाज है, मुझे पहले खबर क्यों नहीं हुई? वो मन ही मन में सोचते हुए उसे कड़ी निगाहों से देख रही थी। मुझे जाना चाहिए। वो बातों के रंग बदलने से बाज आने वाला नहीं था और वो खुद को अजीब शशोपंज में गुम महसूस कर रही थी। उसको रोक पा रही थी और ना हौसला अफजाई कर सकती थी। अरे सुनो तो। वो उठने का इरादा कर रही थी कि उसने फौरन से हाथ पकड़ लिया। एक बार पूछो तो, मैंने तुम्हें बुलाया क्यों था? लामिया अब भी समझ नहीं पाई ये हकीकत थी या फिर कोई शरारत। क्यों बुलाया है? उसका बेलचक लहजा नाराजगी का गुमास था। तुम्हें बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं है। तुम जानती हो मैं बीमार हूँ और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे कमरे की हालत देखो, हर चीज बिखरी हुई है। क्या आम दिनों में ये सब ऐसा होता था? तुम्हें इन दिनों मेरा ख्याल रखना चाहिए, मेरे आसपास रहना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा बस नहीं चल रहा। तुम किसी वीरान गोशे में जा बसो। तुम कैसी दोस्त हो जो मुश्किल वक्त में दूर खड़ी बस तमाशा देख रही है? वो नाराजगी का इजहार कर रहा था।
उसने एक नज़र कमरे का जायजा लिया और उसके शिकवे दुरुस्त और अपनी लापरवाही पे शदीद शर्मिंदगी हुई। वहाँ हर चीज बिखरी पड़ी थी और उससे भर के अजलान की नफासत से कौन आगाह होगा। वो बिना कोई जवाब दिए जल्दी से उठ खड़ी हुई और बखेरा समेटने लगी। उसे सब समेटने में चंद लम्हे लगे थे और तब अजलान की जानिब से दोबारा कोई बात नहीं हुई। वो उससे अच्छा खासा खफा हो गया। ये सोचा सारा वक्त दामन गिर रही थी। बस इतना सा काम था, तुम बिला वजह खफा हो रहे थे। उसने एक नजर कमरे को देखते हुए मुस्कुराते चेहरे से उसे देखा, जैसे अब उसकी नाराजगी खत्म होने की उम्मीद हो। मैं नाराज तो नहीं था। अब उसका अंदाज पहले से मुख्तलिफ था। वाकई? वो हैरान हुई। चंद लम्हे पहले तो वो रूठा हुआ लग रहा था और अब कह रहा था नाराज नहीं है। हाँ, मैं बस मुस्तकबिल की झलक देखना चाह रहा था। वो उसकी बात बिल्कुल नहीं समझी। अलबत्ता उसकी खिली खिली मुस्कुराहट से इतना अंदाजा हो गया कि मामला गड़बड़ है। वैसे मेरा कमरा समेटते, मेरे काम करते, यूं गुस्से में नाक सुरख करते तुम अच्छी लगती हो। बात की तह तक पहुंचने में उसे कुछ लम्हे लगे थे और एक बार फिर अपने बेवकूफ बन जाने पे जी भर के गुस्सा आया था। अजलान के बच्चे! वो सामने पड़ा तकिया उठाते हुए उस पर हमला आवर हो चुकी थी, इस बात से बेनियाज कि वो जख्मी था या उसके सर पे चोट लगी थी। बच्चों को तो बख्श दो, वो भी नहीं है। वो अपना बचाव करते हुए भी मुसलसल बोल रहा था। तुम इंतहाई बदतमीज हो। उसके सर को बचाते हुए मार रही थी। तारीफ के लिए शुक्रिया। इस वक्त तक वो लामिया के दोनों हाथ पकड़ चुका था। दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला था। वो एक दूसरे के तासुरात करीब से महसूस कर सकते थे। तुम कमरा दोबारा गंदा कर चुकी हो। उसने कमरे पे जो बिखरी चीजों को देखा। और ये अब मैं बिल्कुल साफ नहीं करूंगी। वो झटके से अपने हाथ छुड़ाते हुए वापस सोफे पे बैठ गई। वो इस वक्त गुस्से से भरी हुई थी। वो यहाँ इससे थोड़ा वक्त लेने आई थी, जबकि दूसरी तरफ संजीदगी का नामो निशान नहीं था। अपने लड़ाई झगड़े में वो किसी का आना और दबे कदमों चले जाना महसूस नहीं कर सके थे। बेगम, आप सामान वापस क्यों ले आई? वो हाथ में ट्रे पकड़े सीढ़ियां उतर रही थी, इसीलिए हैदर शाह ने हैरानी से पूछा। वहां का माहौल मेरे जाने से खराब हो जाता, कुछ देर बाद चली जाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई और ट्रे वहीं रख दी। वैसे मुझे बदलते रवैयों का बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आपका बदल जाना, और वो भी इस हद तक, मेरे लिए इन गुजरे सालों का सबसे अनोखा वाकया है। मैं पूछ सकता हूँ ये सब कैसे मुमकिन हुआ? वो काफी दिनों से ये सूरत हाल देख रहे थे और आज बिला आखिर पूछ बैठे। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरे बेटे की खुशी क्या है? और अगर वो मेरी ख्वाहिशात के मुतसादम भी है तो मुझे किसी चीज को अहमियत देनी है। ये सब समझने में वक्त लग गया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप मेरे बदलते रवैयों को शक की निगाह से देखें। मैं शक नहीं कर रहा, बल्कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये तब्दीली मेरे लिए किस कदर खुश आइन है। आपने अपने घर के सुकून और बेटे की ख्वाहिश को अहमियत देकर मेरी बहुत सारी फिक्रें खत्म कर दी हैं। वो वाकई खुश थे और इसका अंदाजा उनके चेहरे से हो रहा था। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द मैं इब्राहिम से इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। कॉफी का कड़वा घूंट लेते हुए उन्होंने अपने अगले इरादे से आगाह किया। और क्या ही अच्छा हो अगर हम ये खुशखबरी अजलान की सालगिरह के मौके पे उसे दें। उन्हें नया ख्याल सूझा था, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। वो दोनों इस सिलसिले के लिए गुफ्तगू करने लगे थे। शाम आसमानी प्याले के किनारों से छलक रही थी और धीरे धीरे नारंगी राजकुमार से उसके इख्तियारात छीनने की कोशिश कर रही थी। हवा सरसराते हुए, डाल डाल मटकाते हुए नए मेहमान को खुशामदीद कह रही थी। चंद लम्हों का खेल और रियासत फलक का तख्तो ताज बदलने वाला था। नारंगी शहजादे के जगह स्याही रंग मलकाए उफ्क पे विराजमान होने वाली थी। वो इस सारे रद्दो बदल से बेनियाज मंडेर से टेक लगाए, हाथ में कलम पकड़े अखबार पे निगाह दौड़ाने में मसरूफ थी। कोई सतर निगाह को भली महसूस होती तो कलम से उसके गिर्द दायरा खींचते हुए याद दहानी के तौर पे महफूज कर लेती। इज्जत, क्या कर रही हो? अपने काम में इस कदर मगन थी कि दीवार पार से किंजा का आवाज देना पसंद नहीं आया। कुछ काम कर रही थी। उसने अखबार गोलाई में लपेटकर हाथ में पकड़ा और उसकी तरफ चली आई। उसे मालूम था वो अब उसकी जान छोड़ने वाली नहीं थी।
अब तो अंधेरा होने वाला है, तुम्हें क्या नजर आ रहा था? वो उसके हाथ में अखबार देख चुकी थी, तभी हैरान हुई। अच्छा, ये तफ्तीश बाद में कर लेना, तुम बताओ क्या कर रही हो? उसने गैर इरादी तौर पे एक निगाह नीचे सहन में डाली, जहां हाजिम शफीक टहलते हुए फोन पे बात कर रहे थे। भाई के कपड़े रखने आई थी, तुम्हें देखा तो रुक गई, उसने हाथ में तयशुदा कपड़े दिखाते हुए कहा। 2 मिनट रुको, मैं ये रख कर आई। वो उसे रुकने का कहती एक कोने में बने कमरे की जानिब चली गई, जो हाजिम शफीक का ठिकाना था। आज भी तलाशी लेने का इरादा है? उसका ध्यान मुकम्मल किन्जा की जानिब था, और इसी बायस वो उनका आना महसूस नहीं कर सकी। आपसे मतलब? वो पहले ही उनसे खफा थी, और अब यूं उनका गुज़श्ता ताना देना उसे मजीद तैश दिला गया। वाह, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सारे उल्टे काम तुम्हारे और गुस्सा भी तुम ही करो। वो मुकम्मल इन हमाक से उसके चेहरे पे गुस्से के उतरते रंग देख रहे थे। हवा के दोष पे लहराते बाल उनकी तवज्जो बार बार चेहरे से हटा रहे थे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो वाकई उनसे नाराज थी। बहुत सी बातें थी जो उसके दिल में उनके हवाले से खटक रही थी। भाई, आप भी आ गए, ना जाने कितने दिनों बाद हम लोग दोबारा यूं इकट्ठे हुए हैं। किन्जा को यह मंजर बहुत भला महसूस हुआ था। कुछ महीने पहले इन तीनों का एक दूसरे बिना गुजारा नहीं होता था। दिन में 1-2 घंटा उनकी बहसों मुबाहिसा और गुफ्तगू के लिए जरूर होता, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से ये तकून और उनकी बातें ख्वाबो ख्याल हो चुकी थी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक अरसा हो गया हम लोगों को मिल बैठे हुए। मेरा ख्याल है जब मेरिट लिस्ट आई थी तब ही हम लोग बाहर घूमने गए थे। उसके बाद तो मसरूफियत का अंबार ही खत्म नहीं हो रहा। किन्जा की बात ने उन्हें भी गुज़श्ता दिन याद करवा दिए थे। मसरूफियत का नाम भी बता दीजिए। उनका वजाहती बयान इज्जत को एक आंख नहीं भाया था, और उनकी आफशीन नामी मसरूफियत से भी वो अच्छी खासी आगाह थी। उसका जला कटा तंजो अंदाज वो अच्छे से समझ गए थे, लेकिन उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। उसका अफशीन को लेकर पेचोताप खाना अब उन्हें मजा देने लगा था। भाई, इसे आप छोड़ें, ये ना जाने क्यों जली बिल्ली बनी रहती है। आप अपनी मसरूफियत कम करें, हमारे लिए बिल्कुल वक्त नहीं आपके पास। उसने ये मौका गनीमत जाना और खुशगवार मजाज देखते हुए अपनी बात कह दी। ये बात है, वो पुरसोच अंदाज में बोले। ऐसा करो, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, कुछ मजे का खा कर आते हैं। उनकी बात ने किन्जा को बेहद खुश किया। भाई के साथ गुजरा हर लम्हा उसे बेतहाशा खुशी से हमकिनार करता था। मुझे नहीं जाना, उसने दो टोक इनकार किया और वापसी के लिए कदम मोड़ लिए। इज्जत, क्या मसला है? तुम्हें एकदम क्या हो गया है? ऐसी तो नहीं थी तुम। उसका इरादा भांपते हुए किन्जा ने फौरन से उसका हाथ पकड़ा था। वो वाकई उसके बिगड़ते मजाज को लेकर फिक्रमंद थी। वो गुस्से वाली थी, गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी, जल्दबाज थी, लेकिन इस सब के बावजूद हल्ला गुल्ला बेहद पसंद करती थी। सैरो तफरीह को ना करना उसने कभी पसंद नहीं किया, और सबसे भर कर मुकाबिल कोई भी उसका दिल रखना जानती थी, जबकि यहाँ मामला ही उल्ट था। किन्जा, तुम जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। वो अब मजीद चुप नहीं रह सके, इसलिए किन्जा को वहां से भेजकर अकेले में बात करना मुनासिब समझा। किन्जा उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती सीढ़ियां उतर गई। उसे यकीन था भाई उसे मना लेंगे। हमेशा से ऐसा ही होता आया था। जहां वो किसी की नहीं सुनती थी, वहां वो अपनी सुना भी लेते और मनवा भी लेते थे। इज्जत ने कहरबार निगाहों से फरार होती किन्जा को देखा, जो हमेशा उसे ऐसी मुश्किल में डाल जाती थी। अब बताओ क्या मसला है? दोनों के दरमियान एक दीवार हायल थी। मैंने एक आम सी बात की है, मुझे नहीं जाना। इसका लाजमी ये मतलब तो नहीं हो सकता कि मुझे कोई मसला ही होगा। मैं मसरूफ हो सकती हूँ, कोई जरूरी काम हो सकता है। उनके सवाल पे अच्छी खासी जिच हुई थी। वो चंद लम्हे उसका यूं उखड़ा उखड़ा अंदाज देखते रहे। किन्जा ठीक कह रही थी, वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। इज्जत तो चहचहाहट का नाम थी, जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। कुछ ऐसा था जो उसके वजूद में पिनप रहा था, और वो बेखबर थे। एक लम्हे को उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं वो उनके दिल में खुद से वाबस्ता ख्यालात जान गई है, लेकिन ये ख्याल उन्होंने खुद ही रद्द कर दिया, क्योंकि अभी तक उसकी जानिब से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला था। उनके हवाले से हसास थी, लेकिन ये कभी मोहब्बत से भरपूर जज्बा नहीं रहा था।
इज्जत, आओ फिर से दोस्ती करते हैं। वो खुद से उसकी सारी नाराजगियां दूर करना चाहते थे, तभी अपना सीधा हाथ उसके सामने कर दिया। वो जब जब यूं नाराज होती तो वो उससे दोबारा दोस्ती कर लेते और बचपन की याद बड़े अच्छे वक्त पे जहन में आई थी। वो उनके बढ़े हुए हाथ को देखते हुए अजीब कश्मकश में फंस गई। वो उनसे नाराज रहना चाहती थी। उनकी बेरुखी और खुश्क रवैये से उसे बहुत तकलीफ हुई और वो बार बार इस तकलीफ से गुजरना नहीं चाहती थी। लेकिन भरे हुए हाथ को खाली वापस लौटाना भी बहुत मुश्किल महसूस हो रहा था। उसकी जिंदगी का असूल रहा था कि रिश्ते और दोस्ती की तजदीद के लिए जब जब कोई हाथ आगे बढ़े उसे तब तक थाम लेना चाहिए। यही इकदाम अक्सर दिल को पछतावे की चुभन से महफूज रखता है। वैसे भी कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिन्हें खाली वापस लौटाया नहीं जाता। उसने चंद लम्हे सोचा और उनका हाथ थाम लिया। वो ये हाथ तमाम उम्र के लिए थाम लेना चाहते थे, लेकिन उसने चंद लम्हे से ज्यादा का तवक्कुफ नहीं किया। कोई मुझे बताएगा मुझे कब तक यहाँ खड़े रहना है? इसी वक्त नीचे से किंजा की आवाज आई और वो दोनों बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। हम आ रहे हैं। उन्हें मुकाबिल के चेहरे पे मुस्कुराहट इतनी भली महसूस हुई कि मुतशक्कर निगाहों से किंजा की जानिब देखने लगे। जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो दोनों इकट्ठे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। उसने बरामदे में रखे मेज पे एहतियात से अखबार रखा और किचन में अम्मी को अपने जाने का बताया। कमरे में सिंगार मेज के सामने खड़े होकर अपना जायजा लिया। कपड़े ठीक थे। अपनी हल्की फुल्की तैयारी की और बड़ी चादर लेते हुए किंजा के घर की जानिब चली आई। हमें फिर इसी नाकारा ढीले पुर्जों वाली मोटरसाइकिल पे जाना पड़ेगा। उसके तबसरे पे मोटरसाइकिल पे बैठते वो जी भर के मद मजा हुए। मेरे पास यही सवारी है, चलना है तो चलो, वरना घर की दाल रोटी खाओ। उन्हें इज्जत की इस बात पे हमेशा गुस्सा आता था। वो गाड़ी के लिए जमा पूंजी इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन अभी भी अच्छी खासी रकम कम थी। उन्हें उम्मीद थी जल्द ही इज्जत की ये शिकायत भी दूर कर देंगे। वो उनके तंग होने पे मुस्कुरा दी। उसके बाद सारा रास्ता उनकी अजीज अजजान सवारी को कुछ कहने से खुद को बाज ही रखा। इज्जत और किंजा की ना खत्म होने वाली बातें शुरू हो चुकी थी और किसी बात पे उनकी राय भी ले ली जाती थी। अच्छा, आप जल्दी से बताओ क्या खाना है? वो मरकजी सड़क पे आ चुके थे। इसी बाइस उनसे जल्दी बताने को कहा। KFC। किंजा ने ऊंची आवाज में अपनी पसंद बताई। चंद लम्हों में वो KFC के सामने खड़े थे। इज्जत का मजाज खुशगवार हो चुका था। जो भी लोगी दोनों वही आधा आधा खाओगी, ज्यादा शाह खर्चियों की जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़ते हुए उन्हें पहले से आगाह कर रहे थे। आप चलें तो? हम क्या करेंगे ये तो आपको वहाँ पता चलेगा। किंजा ने उसकी बात को संजीदा नहीं लिया था। वो हॉल के आखिर में एक मेज पे बैठ गए और मुसलसल बहस कर रहे थे। हाजिम शफीक उनकी फहरिस्त मानने पे आमादा नहीं थे और वो उनकी बचत पॉलिसी को पसंद नहीं कर रही थी। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! एक मानूस आवाज पे वो तीनों चौंक गए। किंजा की पुश्त पे आफशीन नाइम खुशगवार तासुरात लिए खड़ी थी। स्याह पैंट के ऊपर आसमानी रंग की मुख्तसर फ्रॉक पहने, दुपट्टे से बेनियाज हाथ में बैग पकड़े वो एक अदा से खड़ी थी। आफशीन, तुम यहाँ कैसे? वो पहले तो समझ ही नहीं पाए थे कि ये कैसे हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और उसी के अंदाज में उठकर हैरानी का मुजाहिरा करने लगे। और वो वाकई हैरान थे कि किस्मत उनके साथ बार बार एक ही मजाक क्यों कर रही थी। बैठने के लिए नहीं कहेंगे? वो किसी के बिना कहे कुर्सी खींच कर बैठ गई। इज्जत और किंजा उलझन ज़दा निगाहों से एक दूसरे को देख रही थी। इज्जत को उसके अंदाजो इतवार सख्त बुरे लगते थे। उसका अमारत का रोब जमाने वाला अंदाज इन दोनों को एक आंख नहीं भाता था। फर्क बस ये था कि किंजा खामोश रहती थी, जबकि इज्जत को चुप रहना मुश्किल लगता था। यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी जा रही है? उसका रुख अब किंजा की जानिब था और उसी लम्हे इज्जत को महसूस हुआ कि वो उसे जानबूझकर नजरअंदाज करती है। पहले पहल वो अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन उस पल उसके वहम में यकीन की मोहर सबत हुई थी। अच्छी, किंजा के एक लफ्ज़ी जवाब ने माहौल में खामोशी की फिजा कायम कर दी। चलें, आप लोग इंजॉय करें, मैं आ चलती हूँ। वो अपना बैग संभालती बालों को एक अदा से झटका देती उठ खड़ी हुई। अफशीन, प्लीज बैठ जाओ। एक ही जगह पे अलग अलग खाने का मजा नहीं आए, बल्कि ऐसा करो ऑर्डर भी तुम ही करो।
उसको उठते देखकर उन्होंने अजलत में उसके हाथ पे अपना हाथ रखा, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी बेसाख्तगी का अंदाजा हुआ तो हाथ उठा लिया। मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन प्लीज ऑर्डर आप लोग ही करें। मेरी वजह से अपना प्लान खराब मत कीजिए। वह पूरे इस्तेहकाक से वहां बैठी थी और उसका ये रवैया इन दोनों ने महसूस किया। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्लान खराब नहीं हो रहा, इसे तुम मेरी तरफ से ट्रीट समझो। उन्होंने मेन्यू कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया। अब वहाँ हाजिम शफीक और अफशीन नाइम के बोलने की आवाजें थी। वो दोनों खामोश हो चुकी थी। किसी बात पे सर हिला के राय दे दी जाती। ऐसी कोई बात नहीं, कोई प्लान खराब नहीं हो रहा, इसे तुम मेरी तरफ से ट्रीट समझो। उन्होंने मेन्यू कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया। अब वहाँ हाजिम शफीक और अफशीन नाइम के बोलने की आवाजें थी। वो दोनों खामोश हो चुकी थी। किसी बात पे सर हिला के राय दे दी जाती। इसके अलावा इन दोनों की गुफ्तगू में दखल नहीं दे रही थी। उसके अजीब रवैये के बायस इज्जत ठीक से कुछ खा भी नहीं सकी और तकरीबन ऐसा ही हाल किंजा का था। उसके दिल में न जाने क्या समाई कि एकदम उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? उसने उठते हुए इस कदर जोर से कुर्सी खींची कि वो चौंक कर मुतवज्जा हुए। मैं बाहिर हूँ। वो अपना बैग उठाते बाहर निकल गई। भाई, मैं इज्जत के पास जा रही हूँ। किंजा ने भी माजरत ख्वाना अंदाज अपनाते हुए वहां से उठना मुनासिब समझा। इन दोनों से यूं जाने से उन्हें शदीद बेचैनी हुई, लेकिन साथ ही वो अफशीन के सामने ऐसे रवैये के लिए शर्मिंदा भी थे। तुम क्यों चली आई? वो लॉन में रखी कुर्सियों पे आन बैठी थी। किंजा को अपने पास आते देखकर उसने पूछा। कुछ नहीं यार, अच्छे भले प्लान का सत्यानाश कर दिया। शैतान की तरह कहीं भी टपक पड़ती है। किंजा का तल्ख रवैया इज्जत के लिए नया था। तुम्हें किस बात की टेंशन है? तुम्हारे साथ वो बिल्कुल ठीक होती है। इज्जत ने वो बात कह दी जो वो काफी अरसे से महसूस कर रही थी। मेरा मसला भी यही है इज्जत, कि वो मेरे साथ ही क्यों ठीक है। किंजा के जवाब से इज्जत को बेतहाशा सुकून मिला था। वो खुश थी कि इन दोनों की दोस्ती कम अज कम किसी तीसरे फरीक के दाखिले से खराब नहीं हो सकती थी। तुम उसके मुतालिक सब बातें ठीक करती थी, मुझे ही समझ नहीं आई। किंजा अब पछता रही थी। मैं हर बार ठीक कहती हूँ और तुम्हें हर बार ताखीर से समझ आती है। वो उसकी इज्जत अफजाई करने से बाज नहीं आई थी। काफूर की महक से महकते हुए कमरे में उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हो रहा था। सांस लेने में इस कदर मुश्किल हो रही थी कि वो हाथ से गर्दन मसलने लगा था। उसके सामने बिल्कुल करीब लंबे खुले बालों वाली दो शीजा हाथ बांधे निगाहें झुकाए बड़े अदब से खड़ी थी और उसके पीछे उम्रों का मामूली फर्क लिए कई लड़कियां मजीद थी। वो सब स्याह लिबास पहने हुए थी। तुम लोग क्या चाहती हो? पीछे हटो मेरे सामने से। वो हिम्मत करता हुआ बुलंद आवाज से बोला। सरकार, हम आपके गुलाम हैं। आपके मुबारक हाथों पे बैत चाहती हैं। सबसे आगे वाली लड़की यूं ही निगाहें झुकाए धीमी आवाज में बोली। मैं कोई सरकार नहीं हूँ, मुझे कोई बैत नहीं करवानी। पीछे हटो यहाँ से। वो शदीद तरीन उलझन का शिकार हो चुका था। दरवाजा खोलो, कोई है? वो एकदम मुड़ते हुए दरवाजा खींचने लगा। लड़कियों, पीछे हट जाओ। इसी वक्त एक गूंजदार आवाज वहां गूंजी और न जाने क्यों ये आवाज मुजतबा को अपनी नजात महसूस हुई। एक लम्हे की देर थी। वो सब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गई। उनसे फासला हुआ तो उसे अपने औसान बहाल होते महसूस हुए। उसी पल उसकी नजर एक कोने में बैठी औरत पर गई, जिसकी हालत उन लड़कियों से कतन मुख्तलिफ थी। वो स्याह लिबास में जरूर थी, लेकिन हालत किसी मजजूब से कम नहीं थी। ये दरवाजा कैसे खुलेगा? वो अब इस औरत से पूछ रहा था। सब दर खुलते हैं, ये भी खुल जाएगा। वैसे भी दरवाजा ही है ना, जितना भी मजबूत हो दीमक उसकी मजबूती खा जाती है। और रुकावटों का क्या है, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर दो, जाने वाले चले जाते हैं। वो औरत क्या बोल रही थी वो समझ नहीं पा रहा था। उसने सरसरी नजरों से कमरे का जायजा लिया। वो एक तवील कमरा था और इस कमरे में 3 दरवाजे मजीद थे। उनके आगे क्या था उसे जानने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस वहां से निकलना चाहता था। खुद को यूं हल्कान ना करो, क्योंकि वही होगा जो वक्त ने तुम्हारे लिए तय कर रखा है। उसकी बेचैनी हर किसी पे अयां थी। उस औरत के अल्फाज में कोई तो तसल्ली थी जिसने उसके वजूद में दौड़ते पारे को काबू कर लिया था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश तरक कर दी और वहीं नीचे बैठ गया।
उसने एक नजर दोबारा इन लड़कियों की जानिब देखा जो एक कोने में यूं खड़ी थी जैसे वहां पेवस्त कर दी गई हों। तुम कौन हो और ये सब क्या है? मुज्तबा ने सवालिया निगाहों से उस औरत की जानिब देखा। मैं गुनाह हूँ, नेकियों को जज़ब करते सारी उम्र गुजर गई। अब यहाँ बैठी उन नए गुनाहों को अपनी जिंदगी के गुर सिखा रही हूँ। इनमें वो दुगन पैदा कर रही हूँ जो खूबसूरत दिलों को मेरे लिबास जैसा स्याह बना दे। उसकी बहकी बातें मुज्तबा की समझ से बालातर थी। ये लड़कियां कौन हैं? मेरा मतलब कहाँ से आई हैं? उसकी निगाह इन लड़कियों पे बार बार अटक रही थी जिनके चेहरों पे जवानी का जोबन था। गुनाह है शाहजी, गुनाह, इनसे बच के रहें। वो इसी खोए खोए लहजे में बोल रही थी, लेकिन मुज्तबा के लिए ये भी काफी था। मतलब वो सब कुछ जान लेना चाहता था, लेकिन अब वहां एक गहरी चुप थी। माहौल की खामोशी ने मुज्तबा को अपनी सोचों में उलझा दिया। मैं यहाँ अपने खानदान की दूरियां मिटाने आया था, मामा के खदशे गलत साबित करने आया था, लेकिन इस बात की खबर नहीं हुई यहाँ फंस जाऊंगा। मामा दुरुस्त थी, ये जगह इस काबिल नहीं कि यहाँ आया जाए और रहा जाए। मैं अब समझ सकता हूँ कि एक पढ़ी लिखी औरत का यहाँ कैसे वक्त गुजरा होगा। खुदा ने सबको इंसान पैदा किया, लेकिन कुछ लोग जानवर बन गए। उन्होंने अपना अल्लाह खुदा बना लिया और सारी जिंदगी गुजर जाती है इसी खुदा को टकरे मारते रहते हैं। कुछ लोगों ने टकरे मारने की कीमत वसूल करने का सोचा। ये इन गुनाहगारों की अगली नस्ल है। अब की बार भी मुज्तबा उसकी बातों को नहीं समझा, लेकिन सर इस डर से इस बात में हिला दिया कि कहीं वो खामोश ना हो जाए। ये पैदा तो माँ की कोख से होती हैं, लेकिन जवान होते ही नए खुदा पे वार दी जाती हैं। वो औरत एकदम उठ खड़ी हुई। ये सारी शिर्क का खराज है। इन सब का मुस्तकबिल मैं हूँ। ये स्याह नसीब वाली हैं, ये सिर्फ स्याह हैं। वो गोल गोल घूमते हुए ऊंची ऊंची बोलती जा रही थी। वो उसकी हालत से खौफजदा होते हुए उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे दरवाजे की चुटखनी खुलने की आवाज आई और मुज्तबा को आज के दिन उससे ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं थी। वो बेताबी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला, जैसे पीछे देखने से पत्थर का हो जाएगा या एक लम्हा मजीद यहाँ रुका रहा तो वापसी के सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। दरवाजे के पास खड़े इंसान को नजरअंदाज करते हुए उस रास्ते की तरफ भागा जहाँ से उधर आया था। छोटे सरकार रुकिए, वहां मत जाइए। उसे हाथ पकड़कर रोका गया तो बादल ना ख्वास्ता उसे रुकना पड़ा। क्यों? बाहर कयामत आ गई है। उसका बस नहीं चल रहा था कि रुकने वाले पे अपना सारा गुस्सा उंडेल दे। बड़े सरकार का हुक्म है, आपको अंदरूनी रास्ते से हवेली भेजा जाए। मुकाबिल खड़े इंसान ने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। ये कौन सा रास्ता है? उस तारीख राहदारी से उसे निकलना था, चाहे रास्ता कोई भी हो। आप इस राहदारी की मुतजाद समत सीधे चलते जाएं। उसकी बात जारी थी कि मुज्तबा ने कदम वापस पीछे को मोड़ लिए। वो कई लम्हे इस तारीख राहदारी में तेज रफ्तार से चलता रहा। कई मुनकशी दरवाजों के पास से गुजरा। इन दरवाजों के पीछे क्या राज हैं, ये जानने की उसे जरा बराबर परवाह नहीं थी। वो ये देखकर हैरान हुआ कि राहदारी का इख्तिताम हवेली के अगबी हिस्से की तरफ हो रहा था। उसके सामने चंद गज खुला हिस्सा था जहां घास और चंद पौधे उगे हुए थे और सामने भूरे रंग का कद आवर दरवाजा था। उसने दरवाजा खोलने और हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने में लम्हा भर ताखीर नहीं की। हवेली की भूल भुलैयों में मामा को ढूंढना वक्त तलब काम था। मोबाइल के सिग्नल यहाँ आते नहीं थे, सो उसने पहली फुर्सत में वहां से गुजरती मुलाजमा से उनके मुतल्लक पूछा और उसके बताए हिस्से की जानिब बढ़ गए। मामा, बाबा। वो मरकजी हिस्से की जानिब बने लाउंज की तरफ आया और वहां इन दोनों को बैठे देखकर सुकून का सांस लिया। मुज्तबा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रुकैया जुबैर अहमद बेचैनी से उसकी जानिब बढ़ी थी। उसके बगैर ये लम्हात उन्होंने अंगारों में लूटते हुए गुजारे थे। मामा, आप सब बातें छोड़ें, हमें बस यहाँ से जाना है। मुझे अब एक लम्हा भी यहाँ नहीं रहना। वो अब भी हवास बाख्ता ही दिखाई दे रहे थे। मुज्तबा, इधर आकर बैठो। क्या हुआ है? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जुबैर अहमद भी उसकी हालत देखकर परेशान थे, लेकिन जाहिर नहीं किया। बाबा, मैं अभी नहीं बता सकता, आप बस यहाँ से चलें।
वो यहाँ बैठकर उनसे लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता था। आप देख नहीं रहे वो कितना परेशान है, वो कह रहा है ना उसे यहाँ नहीं रुकना, तो आप क्यों बहस करना चाह रहे हैं? वो पहले ही यहाँ आने के लिए आमादा नहीं थी और अब इकलौते बेटे की हालत ने खदशात की तस्दीक कर दी। मामा प्लीज, आप बाबा से ऐसे बात मत करें, उनका इस सब में कोई कसूर नहीं, सब कसूर उनके ही हैं। मेरी सारी जिंदगी खा गए ये जालिम लोग, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम्हें बचाने के लिए मैं हर हद से गुजर जाऊंगी। वो एकदम चीखने लगी थी और उनका इस कदर तैश में आना जुबैर अहमद को परेशान करने लगा था। अच्छा, तुम लोग परेशान ना हो, मैं अब्बा जान से रुखसती की इजाजत लेकर आता हूँ। वो इन दोनों को तसल्ली देते उठ खड़े हुए। मैं खुद ही आ गया हूँ, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मुख्तार अहमद की आमद ने माहौल में तनाव भर दिया और उनका क्रूफर से सोफे पे बैठने का अंदाज रुकैया जुबैर के तन बदन में आग लगा गया था। अब्बा जान, आपने बुलाया था, हम आ गए, अब हमें वापस जाने की इजाजत दीजिए। जुबैर अहमद ने एहतराम से बात करते हुए कहा। तुम इस औरत की कठपुतली हो, उसके इशारों पे नाचते हो, इसीलिए उसने तुम्हें पहले कभी आने दिया ना, इस बार अपनी मर्जी से आए हो। तुम्हें यहाँ लाया गया है और अगर ना आते तो मेरे पास तुम्हें बुलाने के दूसरे बहुत सारे तरीके हैं। राऊनत उनके लफ्ज लफ्ज से टपक रही थी। मुजतबा पहली बार उनके मुंह से अपने माँ बाप के लिए इस कदर घटिया अल्फाज सुन रहा था। उसके वजूद में गुस्से का उबाल उठने लगा, लेकिन रिश्तों का लिहाज शायद अब भी बाकी था, सो उसने खामोश रहने में बेहतरी समझी। अब्बा जान, मैं फिर कभी आपसे फुर्सत के लम्हात में बात करूंगा, अभी मैं वापसी के लिए निकल रहा हूँ। बेटे के सामने अपने और रुकैया के लिए ऐसे अल्फाज सुनना उनके लिए बहुत मुश्किल मरहला था। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ, खुशी से जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। उनकी बात ने जहाँ जुबैर अहमद को मुतमिन किया, वहीं रुकैया जुबैर अहमद को खतरे की घंटी महसूस हो गई। उन्होंने न जाने किस खदशे के तहत मुजतबा का हाथ सख्ती से थाम लिया। चलो मुजतबा, अपनी मामा को बाहर ले आओ। वो अलविदाई मुलाकात के लिए आगे बढ़े। मुजतबा कहीं नहीं जा रहा। उनकी करख्त आवाज ने माहौल साकत कर दिया। उनके हाथ पे बोसा देने के लिए जुबैर अहमद के आगे बढ़े हाथ रुके, वहीं मुजतबा के उठे कदम वापस जमीन पे आन पड़े। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। जुबैर अहमद को तशवीश ने आन घेरा। मुजतबा नहीं जाएगा, आज से ये दरगाह की जिम्मेदारियों में मेरा हाथ, इसीलिए इसका ठिकाना अब से ये हवेली है। मुख्तार अहमद ने एक बम उन सब के सरों पे फोड़ डाला। मैं मुजतबा को किसी सूरत आपके सुपुर्द नहीं करूंगी, ये मेरा बेटा है, आपकी अयाशों की नजर नहीं हो सकता। रुकैया जुबैर अहमद ने खामोशी के सारे असूल तोड़ डाले थे। वो जो खुद को सालों से निभा करने की तलकीन करती आ रही थी, आज उनके जब्त का बंधन टूट गया। उनके सामने बैठे शकी कल्ब इंसान ने आज उनके दिल पे वार किया था। जुबान संभाल कर बात करो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि दुनियावी लिहाज से हमारा कोई रिश्ता है। मुजतबा यहाँ रहेगा तो बस यहाँ रहेगा, किसी को उसके साथ रहना है तो रह सकता है, वरना जाने के सब दरवाजे खुले हैं। वो अपना हतमी फैसला सुनाते हुए सोफे से उठ खड़े हुए। और हाँ, भागने की गलती बिल्कुल नहीं करना, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। वो जाते जाते उंगली उठाकर तंबीहा करना नहीं भूले थे। ये सब क्या है बाबा? मुजतबा हैरान नजरें इन दोनों पे मरकूज किए हुए था, जबकि रुकैया जुबैर अहमद हारे हुए जवारी की तरह बेदम होकर बैठ चुकी थी। महफिले हुसन के चिराग बुझा दिए गए थे। कुछ लम्हों की बात थी, रात के अंधेरे ने सुबह के सफेदे में ढल जाना था। कमराए महफिल से सामान्य अयाशी समेटा जा रहा था। सफेद पत्थर के फर्श से पान का लाभ और शराब के कतरे साफ किए जा रहे थे, जबकि नोटों की बरसात नैन तारा अपने दामन में समेटे कमरे में जा चुकी थी। इस सब हलचल से पड़े नाज नैन अपने कमरे में अंधेरा किया अजब सोचों में गुम थी। ऐ मेरी प्यारी नाज़नैन, तुम यहाँ अंधेरा किए क्यों बैठी है? खामोश फिजा में लाली की भारी आवाज कानों को बिल्कुल भली महसूस नहीं हुई थी।
हम अंधेर नगरी की पैदाइश हैं लाली, और अंधेरा ही हमारा मुकद्दर है। हम जैसे लोग रोशनियों की आस नहीं लगाते, वरना अंजाम लोगों के गिर्द मंडलाते परवाने सा हो जाता है। उसका अंदाज बता रहा था कि मन में कोई चुभन है, वरना नाज़नैन ऐसी मायूसी से भरपूर बातें कब करती थी। अच्छा, ये बेकार बातें छोड़ और पाँव लटका कर बैठ। गर्म पानी में सरसों का तेल डालकर लाया हूँ, तेरे कदमों की थकावट लम्हों में गायब हो जाएगी। लाली उसी बात पे खुश था कि आज नाज़नैन को इसका वजूद बुरा नहीं लग रहा था। वो उससे नरम लहजे में बात कर रही थी, और हैरत तो ये कि हमेशा की तरह एहतजाज किए बिना उसने अपने पाँव नीचे कर दिए। लाली, तुझे कभी उदासी महसूस हुई है? वो जो उसके कदमों को गर्म पानी में रखे हाथों से दबा रहा था, उसके सवाल पे मजीद हैरान हुआ। उसे नाज़नैन की दिमागी हालत पे शुबा हुआ था। मेरे सवाल का जवाब दे। लाली की खामोशी पे उसने गुस्से से अपना पाँव उसके हाथ से खींचा। हाँ, होती है। कब? जब तुम मुझसे बात नहीं करती, नाराज हो जाती है। उसकी नाराजगी का ख्याल इस कदर दिलसोज था कि लाली की खुश्क आंखों में पानी भर आया। और जब मैं तुझे धक्के मारती हूँ, तुझे गालियां बकती हूँ, बल्कि अभी कुछ दिन पहले नैन तारा के हाथों जबरदस्त मार भी पड़वाई, जिसका निशान अभी भी तेरी पेशानी पे नजर आ रहा है। आज उसका हर सवाल लाली को हैरान किए जा रहा था। तेरा मारना, गालियां बकना और किसी भी किस्म का बुरा सलूक मुझे उदास नहीं करता नाज़नैन, बस तुम्हारी खामोशी मार देती है। वो मुकम्मल इन हमाक से उसके पाँव साफ कर रहा था, और उसके अल्फाज नाज़नैन के दिल को अजब कैफियत का शिकार कर रहे थे। ऐसा क्यों है लाली कि तुझे मेरे दिए गए जख्मों की तकलीफ भी नहीं होती? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम इस शहर की ही नहीं, मेरी भी आंख का तारा हो। तुम्हारे बगैर लाली का कोई वजूद नहीं। कोई मुझे नामर्द कहता है, कोई हिजरा कहकर पुकारता है, किसी को माँ बाप का गुनाह लगता हूँ और किसी को जमीन पे बोझ, लेकिन एक तुम हो जिसे लाली सिर्फ लाली लगता है। जब जिंदगी की गिनती एक पे रुक जाती है तो फिर उसके अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं जान गया हूँ तुम भी अब उस एक की तलाश करने लगी है। लेकिन मैं तुझे इस तलाश से मना करूंगा। तुझे बहुत दर्द मिलेगा और तेरा दर्द मुझे मार देगा। वो इतने ही हौसले का मालिक था, इसीलिए नाज़नैन की तकलीफ का सोच कर ही रो दिया था। नाज़नैन बीबी, कोई रईस ज़्यादा आया है और आपसे मिलने का कह रहा है। वो लाली के आंसू साफ करने वाली थी, और शायद ये पहली बार होना था, लेकिन किसी की आमद की इतला उसे हैरान कर गई। मुझे क्यों बता रही हो? नैन तारा को इतला दो, बल्कि मेरी मानो तो रहने दो। मैं बहुत थक चुकी हूँ। वो इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती थी। जी, नैन तारा ने आपको पैगाम देने का कहा है। वो लड़की उसके जवाब की मुंतजिर वहीं खड़ी थी। अच्छा, यहाँ ही भेज दो। वो जान गई कि अगर इस वक्त नैन तारा की जानिब से कोई मज़ाहमत नहीं हुई तो वाकई कोई रईस ज़्यादा था, वगरना यहाँ तो वक्त रहते भी किसी बेचारे की दाल नहीं गलती कजा के इस वक्त। वो अपनी गाड़ी में बैठा है और आपको बुला रहा है। ये जवाब उसके लिए गैर मुतवक्का था। ऐसा कौन है जो यहाँ आने की बजाय मुझे बाहर बुला रहा है? जाओ, जाकर कह दो मैं नहीं आ रही। नाज़नैन हूँ, उसके इस इलाके की गरीब औरत नहीं जो उसके हुक्म की गुलाम हो। लेकिन बीबी, वो दोबारा मिसर हुई। कह दिया ना, जाओ यहाँ से। वो अब की बार ऊंची आवाज में बोली थी। नाज़नैन बीबी, वो वही है जो उस रात आया था। वो दरवाजे की ओट में खड़ी डरती डरती बोली। जहाँ नाज़नैन ठटकी, वहीं लाली के तवातर से चलते हाथ साकत हुए थे। लाली का दिल अनजाने खौफ से धड़क उठा। नाज़नैन की धड़कनों में गैर मामूली उतार चढ़ाव आया था। इस अनजान शख्स की जसारत पे दोनों हैरान थे। तुम चलो और उन्हें कहो इंतजार करें, मैं आती हूँ। उस लड़की के जाते ही उसने पाँव गर्म पानी से निकाले और खुश्क तौलिए पे रख दिए। लाली उसका इशारा समझते हुए जल्दी से उसके पाँव खुश्क करने लगा। लाली, जल्दी से तैयारी का सामान निकाल। वो गुस्ल खाने की जानिब बढ़ती उसे तैयारी का कह गई। लाली का बस चलता तो उसे जाने से रोक लेता। उस नए रास्ते पे पहला कदम रखने से पहले उसका रुख मोड़ देता। लेकिन बस चलता तो
उसने नींद दिली से स्याह घेरदार फ्रॉक निकाला जिस पे चांदी रंग का खूबसूरत काम था। फ्रॉक के हम रंग झुमके निकाले और सफेद नाजुक सी सैंडल निकाली, सिंगार मेज के सामने रख दी। चंद लम्हों में वो हशाश बशाश चेहरा लिए गुसल खाने से निकल आई थी। क्या जाना जरूरी है? उसने डरते डरते सवाल किया। ना जाने की भी तो कोई वजह नहीं, खिलाफे तवक्का आराम से जवाब दिया गया। वैसे मुझे किसी मौके पे क्या पहनना है ये मुझसे बेहतर तो जानता है। फराग के साथ रखी चीजों को अस्ताइशी नजरों से देखते हुए लाली को सराहा। आम वक्त होता तो इस तारीफ पे फूले ना समाता, लेकिन उस लम्हे उसके दिल में अजीब वसवसे जन्म ले रहे थे। नाज नैन की जिंदगी उन्हीं मुलाकातों पे मुनहसिर थी। उसका पेशा यही था और वो अब तक न जाने कितने मर्दों से मिल चुकी थी, लेकिन कभी लाली के ऐसे खदशात लाहक नहीं हुए थे। वो खामोश सा कमरे से बाहर निकल आया। नाज़नैन रात का हुस्न चुराए कमरे से निकली और बिना किसी को इत्तला किए सीढ़ियां उतर गई। सीढ़ियों के इख्तिताम पे लाली हाथ में चंद पैसे लिए खड़ा था। उसके सर से वारते हुए बिना कुछ कहे वापस चला गया। नास नैन ने सड़क पे दरवाजे से चंद फासले पे स्याह बड़ी सी गाड़ी देखी और निप्पे तुले कदम उठाती उस तरफ को बढ़ गई। हाथ में कासा कलाई में कड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दिल पे सामान्य जमाना कभी रखा ही नहीं, इस घरोंची पे मोहब्बत का घड़ा सजता है। ये सफेद दिल जदगा है तुझे एहसास रहे, तू यहाँ सिर्फ मेरे साथ खड़ा सजता है। सर किए जाऊं तेरा कोई रफाकत यूं ही, मेरा झंडा इसी चोटी पे घिरा सजता है। ताकि मेहराबे वफा में है ठिकाना मेरा, जो दिया बुझ न सके इसमें बड़ा सजता है। कीमतों कदर बढ़ाते हैं ये रिश्ते नाते, लाल दस्तार या जेवर में जुड़ा सजता है। वो गाड़ी में बैठी ही थी कि खूबसूरत गहरा लहजा और मदहोश आवाज उसके बिल्कुल करीब गूंजी। उससे पहले उसको इस अंदाज़े बेखुदी से कब सराहा गया था। उसने दाएं जानिब से बालों का पर्दा हटाते हुए एक अदा से खूबसूरत आवाज के मालिक को देखा और आंखों में रोशन इंतजार के दिए दिल को जलाते महसूस हुए। माजरत खवा हूँ, तुम्हें बेवक्त और अजीबो गरीब तरीके से यहाँ बुलाया, लेकिन क्या करें, हमारे बहुत से खैर खवा हमारे इर्द गिर्द खबरों की ताक में रहते हैं, इसलिए ये एहतियात लाजमी है। अपने वजीहा मर्दाना हाथों से उसकी नाजुक कलाई पे गजरा पहनाते हुए माजरत की जरूरत नहीं है, मेरा दिल किया मैं आ गई। और याद रखिएगा, नाज़नैन अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करती। उसकी बात पे मुकाबिले ने छत फाड़ कहका लगाया तो वो हैरान नजरों से उसे देखने लगी। मैं खुशफहमी में मुब्तला था कि ये खास अनायत शायद मेरे लिए की गई है। वो उसके खूबसूरत सरापे को निगाहों में समाते हुए बोला। शायद ये वजह भी हो सकती है। उसके दीवानेपन ने नाज़नैन के गुरूर को मजीद बुलंद किया। अच्छा, यानी शम्मा सी फितरत पाई है तुमने, दीवानों को परवाना बनाना जानती हो और मारना भी। ये तो मैं पहली मुलाकात में जान गया था। गाड़ी सुबक रफ्तारी से सड़कों पे घूमते हुए एक नए आबाद इलाके में पहुंच गई। ये हम कहाँ जा रहे हैं? उसने अंधेरे में गैर मानूस जगह को देखते हुए कहा, जहाँ दुनिया ना दुनिया वाले हों, हम दोनों हों और बस साथ मोहब्बत हो। गाड़ी रुक गई तो उसने नाज़नैन की गोद में रखा हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए भरपूर चाह से उसे देखा। वो जो किसी ऐसी जगह पे जाने से इनकार करने वाली थी, इस जसारत पे खामोश हो गई। उसके चंद असूल थे, वो कमरा खास के बाहर किसी को मिलती नहीं थी और अगर बासद इसरार बाहर जाती भी तो अवामी मुकामात पे बैठना पसंद करती। उसका ख्याल था इस पहर वो उसके साथ सड़कों पे घूमेगा और वापस छोड़ देगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है, ये उसके जहन में नहीं था। उसके इनकार की सलाहियत उस इंसान ने सलब कर ली थी। वो तस्लीम कर रही थी के मुकाबिल बैठा इंसान उसके हवास पे सवार हो रहा था। मेरे साथ चलोगी? वो उसकी जानिब का दरवाजा खोले हाथ बढ़ाए खड़ा था और वो बिना कोई एहतजाज किए खामोशी से उसके हाथ में हाथ दे गई। ये एक नई तमीर शुदा इमारत थी
जिस की दूसरी मंजिल पे बना एक फ्लैट उनकी मंजिल था। उसका डरा दिल बिल्कुल पुरसुकून हो गया जब उसने फ्लैट की आराइशो तजायन देखी। गुलाब की पत्तियों से अटी राहदारी पे चलती हुई वो दरमियानी हाल में आन पहुंची, जहां चौकोर मेज पे अनवाओ इकसाम के खाने रखे थे। ये सब क्या है? वो हैरान निगाहों से सारा मंजर देख रही थी। आज मेरी सालगिरह है और मैं अपना खास दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। उसको हाथ से थामे मेज तक लाया और कुर्सी खींचते हुए उसे बैठाया। तुम मुझे पहले आगाह करते तो मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा ले आती। उसे शर्मिंदगी हुई थी। तुम यहाँ मौजूद हो और मेरे लिए तुमसे भरकर कोई दुनिया का कोई तोहफा अहमियत नहीं रखता। उसने बात के इख्तिताम पे खूबसूरत अंगूठी निकाली और उसके नाजुक हाथ की उंगली में पहना दी। ये सब नाज नैन के लिए बिल्कुल नया था। उसने बड़ी सी बड़ी रकम अपने वजूद पे गिरती देखी थी, लेकिन ऐसी चाह, बेबाकी और दीवानापन इससे पहले उसकी निगाहों में नहीं आया था। वो मुकाबिल के शहर में गिरफ्तार हो रही थी और इस कैद पे खुशी महसूस कर रही थी। खिड़कियों से सुबह की किरणें अपनी झलक दिखाने लगी थी। दिल के तार छेड़ने वाले गाने मध्यम आवाज में चल रहे थे और वो दोनों हाथ में हाथ दिए निगाहों की जुबानी सारी अनकही बातें बयान कर रहे थे। बारिश की बूंदें मौसम को खुशगवार बना रही थी। सर्दी की शिद्दत ने सिडनी की खूबसूरती को दुगना कर दिया था। जिंदगी मामूल की रफ्तार से जारी थी। लामिया तेज तेज कदमों से यूनिवर्सिटी के गार्डन एरिया से गुजरकर उस रास्ते की जानिब मुड़ गई जो वॉइस ऑफ सिडनी को जाता था। यूनिवर्सिटी की इमारत कदीम तमीर का नमूना थी। उसकी राहदारियां, मेहराब और हॉल देखने वालों की निगाहों को खैरा करते थे। उसकी दीवारें हजारों अनगिनत कहानियां सुनाती महसूस होती थी। कोई फारिग वक्त होता तो अक्सर वो इन दीवारों से टेक लगाए तन्हाई की मुतलाशी होती थी, लेकिन आज वॉइस ऑफ सिडनी में शो था, सो क्लास लेते ही वो सीधा उस तरफ को भागी। लामिया, लामिया, बात सुनो। उसके भागते कदमों को मुसलसल आने वाली आवाज ने रोका। आवाज देने वाला डैनी था। अजलान के साथ अक्सर नजर आता था। क्या बात है डैनी, जल्दी कहो। वो जितनी जल्दी में थी उतनी ही ताखीर हो रही थी। मुझे अजलान के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। मैं उसके घर जाना। लेकिन अजलान को क्या हुआ? वो हैरान निगाहों से डैनी की जानिब देख रही थी। मैं जानता हूँ तुम ये सब किसी को नहीं बताना चाहती, लेकिन हम तो उसके दोस्त हैं ना। तुम्हें हम सबको लाजमी खबर करनी चाहिए थी। डैनी अपनी छोटी छोटी आंखें मटकाते मुकम्मल तफ्तीशी अंदाज अपनाए हुए था। डैनी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी बस ये जान लो वो ठीक है। वो शायद उसकी चोट के मुतल्लक जान गया था और ये सारी गुफ्तगू उसी पस मंजर में थी, इसलिए बात खत्म करने की कोशिश की। मैं सब जान चुका हूँ लामिया, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो आंखों में आंसू लाने की कोशिश कर रहा था और उसी लम्हे लामिया को कुछ गलत होने का ख्याल गुजरा। डैनी, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही। अजलान ठीक है। उसने अजराए हमदर्दी उसके कंधे पे हाथ रख के तसल्ली दी और उसी लम्हे उसके गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगा। या खुदा, ये क्या आफत है? उसने सुनहरे रंग बालों वाले डैनी को कोफा से देखा। डैनी, तुम यहाँ बैठ कर रो लो और जी भर के रोना। मैं तब तक वापस आ जाऊंगी। वो अजीब गरीब मुंह बनाते डैनी को सतून के साथ खड़ा करके भागने की कोशिश करने लगी। तुम बहुत बेरहम हो लामिया। अजलान की याददाश्त चली गई, अब वो हमें कभी याद नहीं कर सकेगा और तुम्हें अपने शो की पड़ी है। तुम बहुत बुरी हो। वो चंद कदम दूर गई कि डैनी की बुलंद आवाज में की गई बातें उसको आगे बढ़ने नहीं दे सकी। तुम्हें ये फजूल बात किसने की है? वो बिल्कुल ठीक है और चंद दिनों में यूनिवर्सिटी आ जाएगा। उसे डैनी पे जी भर के गुस्सा आया। क्या वाकई? वो सतून से हटते हुए फौरन उसके पास आया। आपकी बात बिना कोई जवाब दिए उसने बस गुस्सैली निगाहों से उसे देखा। सबीन ने फिर झूठ क्यों बोला? वो आंखें सुकेरते हुए पुरसोच अंदाज से बोला। क्या? अजलान के बारे में ऐसा तुम्हें सबीन ने कहा है? वो यकीन करने पे आमादा नहीं थी। हाँ, उसने शिद्दत से सर इस बात में सर हिला दिया। मैं उससे पूछूंगी, लेकिन तुम अब ये रोना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं है। उसने कलाई पे बंधी घड़ी देखी
और सर पीट लेने को जी चाहा। उसके पास वक्त बहुत कम बचा था। डैनी का जवाब सुने बिना उसने दोबारा दौड़ लगा दी। उसके पास वक्त बहुत कम था। तेज चलते वो कभी शो के वक्त तक नहीं पहुंच सकती थी। उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। अपने दूसरे शो में वो किसी हजमियत का सामना नहीं करना चाहती थी। लामिया, बात सुनो। वो लाइब्रेरी के पास से गुजर रही थी जब राधा की आवाज सुनाई दी। वो ना चाहते हुए भी रुक गई, क्योंकि राधा ऑस्ट्रेलियन शहरी नहीं थी, वो इंडियन लड़की थी और ढेरों मुश्किलात के बाद पढ़ने यहाँ तक आई थी। उसे अक्सर मदद की जरूरत रहती थी और वो जिस हद तक मुमकिन हो सकता उसकी मदद करती थी। क्या हुआ, सब खैरियत है? उसका सांस फूला हुआ था। ये तो तुम्हें बताना चाहिए ना। राधा का जवाब उसे समझ नहीं आया, लेकिन अचानक डैनी के साथ होने वाली गुफ्तगू याद आई तो उसे लगा राधा भी कुछ ऐसा ही पूछने आई है। राधा, अगर तुम्हें भी सबीन ने अजलान की याददाश्त के मुतल्लक कुछ बताया है तो प्लीज उसे इग्नोर कर दो। अजलान बिल्कुल ठीक है और वो बहुत जल्द यूनी आ जाएगा। वो जल्दी में जवाब देते हुए वहां से जाने लगी। अजलान की याददाश्त? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा कुछ नहीं पूछने वाली थी, बल्कि मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आई थी। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। राधा ने अपने आने का मकसद बताया तो वो चौंक गई। लेकिन किस चीज की खुशी? अजलान और तुम्हारी एंगेजमेंट की। इसकी बात ने लामिया के सर पे बम फोड़ा था। ये तुम्हें सबीन ने कहा है? उसका बस नहीं चल रहा था सबीन सामने हो और वो उसे हार्बर ब्रिज से धक्का दे दे। हाँ, और मुझे थोड़ा दुख भी हुआ है कि तुम लोगों ने किसी दोस्त को बुलाना तो दूर, बताना पसंद नहीं किया। उसका लहजा अब दुखी था। ऐसा कुछ भी नहीं है राधा, कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। ये देखो मेरा हाथ, यहाँ कोई रिंग नहीं है। अब कहाँ का शो और कैसा शो? वो बैग नीचे रखते हुए नरम घास पे बैठ गई। क्या तुम लोग पाम बीच पर नहीं गए थे और दोनों ने लाइट हाउस में इकट्ठे वक्त नहीं गुजारा? राधा अब भी मशकूक निगाहों से उसे देख रही थी। लामिया ने गुस्सा एक तरफ रखते हुए उसे मुकम्मल तफसील से आगाह किया, क्योंकि अगर ये बात यूनिवर्सिटी में फैल जाती तो अजीब सूरत हाल बन सकती थी। राधा को मुतमिन करने के बाद वो सबीन को तलाश करने के लिए उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों के किनारे भीगे हुए थे। एक दिन की बीमारी ने चेहरे की सफेद रंगत को पीला कर दिया था। 2 दिन से इलाके की औरतों को हवेली आने से मना कर दिया गया था और उनका अपना मन भी यही था कि वो कुछ वक्त अपने साथ तन्हाई में गुजारना चाहती थी। सब उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। गुल, उनके लिए कुछ खाने को लाओ, मैं कुछ जरूरी काम देख लूं। अहमद अली चट्टा गुल को उनका ख्याल रखने का कहते हुए कमरे से निकल गए। तुम जाओ गुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनकी कमजोरों नहीफ आवाज ने गुल के दिल पे चरका लगाया था। खुदा के लिए बीजान, मुझे खुद से दूर ना करें। आपकी ऐसी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा तो सब कुछ आप हैं, मेरी माँ, मेरी मोहसन। उसने आगे बढ़ते हुए उनके कदमों पे अपना सर रख दिया और कई नमकीन आंसू उनके कदमों को गीला कर गए। तुम्हें कितनी बार कहा है गुल, ऐसी हरकतें ना किया करो। उन्होंने जल्दी से अपना पांव हटाया था। उसी लम्हे दरवाजा खोलकर नूरुल ऐन कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथों में ट्रे थी। उसका चेहरा देखते ही उन्होंने आंखें मूंद ली। नूरुल ऐन की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन गुल ने इशारों से उसे आगे आने को कहा। वो जानती थी जब तक वो नूरुल ऐन से बात नहीं करेंगी तब तक उनकी हालत बेहतर नहीं होगी। बड़ी अम्मी, आपके लिए सूप लाई हूँ, उसने मेज पे ट्रे रखते हुए कहा, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया था। आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन खाने से नाराज मत हो। डॉक्टर ने आपका बहुत सारा ख्याल रखने का कहा है। वो उनके बिस्तर के पास कदमों के बल बैठ गई, लेकिन अब की बार भी खामोशी कायम थी। बड़ी अम्मी, वो रो पड़ी थी। वो कभी उससे नाराज नहीं हुई थी, हमेशा उसके ही लाड उठाती थी, और अब जब वो खामोशी की चादर ओढ़े हुए थी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो उन्हें कैसे बोलने पे आमादा करे। गुल, मुझे आराम करना है और जाते हुए कमरे में अंधेरा कर जाना। वो एक और कोशिश करने वाली थी, लेकिन उन्होंने उससे ये मोहलत भी छीन ली थी। इन दोनों के बाहर जाने से पहले ही दरवाजा खुला। शीमा बेगम और हुरुल ऐन कमरे में दाखिल हुई।
गुल उन्हें कहने ही लगी थी कि बीजान ने आराम करने का कहा है, लेकिन उनके पीछे बड़े साहिब को आते देखकर अदब से खड़ी हो गई। बीजान के कमरे में इस वक्त यूं सबका इकट्ठा होना यकीनन कोई खास बात थी। नूरुल ऐन के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो ये सोचकर गिरने वाली हो गई कि बड़े अब्बा को सब पता चल गया है और अब वो यहाँ अपना फैसला सुनाने आए हैं। उसने मदद तलब नजरों से बड़ी अम्मी की तरफ देखा, लेकिन वहाँ भी उसे हैरानी ही नजर आई। जो अफराद हवेली में मौजूद थे वो सब इस कमरे में इकट्ठे हैं, और जो नहीं हैं इनको बाद में बता दिया जाए। वो अपनी भूरे रंग की खास कुर्सी पे बैठते हुए बोले, मेरी बर्दाश्त गलत हरकत और कामों को देखकर कितनी जल्दी खत्म होती है ये आप सब जानते हैं, लेकिन औलाद के सामने बड़े से बड़ा तुरम खान भी हार मानता आया है। सईद और शीमा की तरबियत से मैं जितना खुश और मुतमिन हूँ, साद और उसकी बीवी ने मुझे उतना ही मायूस किया है। इन सालों में बार बार मेरा ज़ब्त टूटा और उन्होंने हमेशा मुझे किसी इंतहाई फैसले से बाज रखा। उन्होंने बिस्तर पे लेटे नहीफ वजूद की जानिब देखते हुए कहा, अपनी औलाद की कोताहियों पे पर्दा डालते हुए उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी, और अब भी उनकी परेशानियों और तकलीफों की वजह सिर्फ नूरुल ऐन है, जिसके वजूद का एहसास उसके माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं। ये तंज नहीं था, लेकिन नूरुल ऐन को कोड़े की तरह लगा था। उसने शाकिन निगाहों से सामने खड़ी अपनी माँ को देखा, जिसके बायस आज वो बड़ी महफिल में ऐसी बातें सुन रही थी। मैं अपनी बीवी को इस उम्र में मजीद तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि नूरुल ऐन और अब्दुल वदूद को एक रिश्ते में बांध दिया जाए। एक आतिश फिशां था जो इस कमरे में फटा था। नूरुल ऐन के चेहरे पे तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। बिला आखिर वो एक बार फिर साद अली चट्टा पे कारी वार करने में कामयाब हो गई थी। उसकी आंखों में वो मंजर लहरा गया जब वो खामोशी से अब्बा जान के कानों में ये बात डाल आई थी, लेकिन कामयाबी की उम्मीद जरा बराबर नहीं थी। आज उसके लिए फतह का दिन था। बड़े अब्बा, आप मुझसे पूछे बगैर ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? चंद लम्हे की खामोशी के बाद कमरे में एक और भूचाल आया था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अहमद अली चट्टा के खिलाफ बोलने वाला कौन हो सकता था?